हिंदुस्तान जिनका इंतजार करता है, जिनसे बहुत कुछ सीखता है, आज वो हिंदुस्तान के हर कोने में जा जाकर इस मिशन नए भारत के निर्माण के अभियान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आज लाखों लोगों के जीवन को रोशन कर पा रहे हैं। वो शख्सियत हमारे बीच में है, पूरी फैमिली के साथ आए हैं। हम मोस्ट वेलकम करते हैं सर, दिल की गहराई से आपका। आप अगस्त ऋषि की पवित्र भूमि में हैं, अगस्त ऋषि की पवित्र भूमि ये मानी जाती है और आपका मोस्ट वेलकम स्वागत। स्थापित कर रहे हैं। आज हमारे पास साथियों वो मौका है और हमें ध्यान से सुनना है, डायरी पेन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहेगा तो हमें ज्यादा सर को सुनना है और उनके अनुभव हमें सीखने हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने हैं साथियों। तो उसके लिए बोलते हैं तो क्या आप लोग तैयार है? जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे और सभी साथियों को आप इस जो की जानकारी है वो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर इधर है कि तुझे धर्म की स्थापना की। उन्होंने उनको भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट नहीं किया, वस्तुस्थिति बताई। और मैं भी आज आप लोगों को वस्तुस्थिति बताऊंगा, नहीं कि मैं मोटिवेट करूंगा। छोटी सी एक कहानी से शुरुआत करता हूं। किसी गांव का एक नौकरी छोड़ी तो मैं आरसीएम से नेगेटिव हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो कि ज्वाइन होने के बाद ऐसा लगता है कि बिजनेस तो चल रहा हो लेकिन नेगेटिव हो जाता है, होता ना। मैं भी नेगेटिव हुआ, मैं भी नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव हो गया, मैंने कपड़े की एजेंसी शुरू कर ली। कपड़े की एजेंसी शुरू की, लगभग 6 महीने तक मैंने कपड़े की एजेंसी की। लेकिन कहते हैं कि परिवार की स्थिति इस तरह से थी, हैंड टू माउथ हो गए, काफी सारा पैसा हो गया, कर्जा हो गया, किस तरह से हो गया। फिर मैं जो है कि गांव चला गया। गांव जाके 3-4 दिन मंथन किया। कहते हैं कि व्यक्ति के पास जब 2 बुरे रास्ते हो तो क्या करता है? उसको जाने के सुनने के लिए अगर 2 बुरे रास्ते हो तो क्या करता है? दो आदमी के पास 2 रास्ते हैं और दोनों बुरे हैं, तो कौन सा रास्ता चुनेगा वो? या तो डिप्रेशन में चला जाएगा या कोई काम नहीं। लेकिन जब व्यक्ति के पास जब 2 बुरे रास्ते हो तो जो कम बुरा होगा उसको चुनेगा, जिसमें कम नुकसान हो, कम बुरा हो जिसमें। और मैंने क्या किया है कि मैंने वापस नौकरी एजेंसी को शुरू नहीं करके, और मैंने कहा कि यार कि अपन कुछ भी जीवन को जीने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ न कुछ तो पैसा चाहिए। और मैंने वापस नौकरी ज्वाइन करना शुरू किया। और नौकरी के लिए मैंने टीसी सर को फोन लगाया कि भाई साहब मुझे नौकरी करनी है। तो उन्होंने कहा कब, किसको करनी है? मैंने कहा मेरे को करनी है। तो मैंने वापस नौकरी ज्वाइन की 28 अक्टूबर 2001 को। 26 जनवरी को मैंने नौकरी छोड़ी। 28 अक्टूबर यानी कि 28 अक्टूबर 2001 को मैंने वापस नौकरी ज्वाइन की आरसीएम में। और आरसीएम में नौकरी ज्वाइन की। ज्वाइन करते पहले दिन ही मैं 20,000 रुपए एडवांस लिया। इस तरह से 1 महीने में मैंने करीब 1 लाख रुपए एडवांस लिया। और 1 लाख रुपए एडवांस लेके और मैंने कहा तनख्वाह जितनी भी लगाएंगे मुझे पता नहीं। दूसरे महीने में गया और दूसरे महीने भाई साहब के पास जाके मैंने कहा भाई साहब मुझे आरसीएम करना है, लेकिन मैं पार्ट टाइम ही करूंगा, मैं फुल टाइम नहीं करूंगा, मुझे पार्ट टाइम ही आरसीएम करना है। और उन्होंने पार्ट टाइम का आरसीएम करने की परमिशन दे दी। पार्ट टाइम आरसीएम करने की परमिशन तो दे दी, लेकिन मैं जिन लोगों के पास में जाता आरसीएम को लेके तो वो कहता है कि आरसीएम नहीं चलेगा। भिलवाड़ा के अंदर जो है पैंट पीस का था, तो जिन लोगों के पास जाता वो कहता ये आरसीएम नहीं चलेगा, आरसीएम नहीं चलेगा। अब आरसीएम नहीं चलेगा। अब मैं जब अपलाइन के पास जाते हैं तो आप जाते हैं ना, सबसे पहला बेसिक क्या है? मेक लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट, बेसिक है ना, लिस्टें बनाओ। अब मैं भी लिस्टें बनाता। अब लिस्टें बनाता तो मेरी लिस्टें क्या बनती? सारे धोती पहनने वालों की। मैं गाँव से बिलोंग करता था, तो गाँव से जब मैं बिलोंग करता था तो मेरी लिस्ट बनती थी धोती पहनने वाली को। और धोती पहनने वालों को पैंटे तो पहनाने से रहा, पैंट तो पहनाने से रहा। तो अब क्या करता था कि लिस्ट, और ऐसे करते 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 मैंने लिस्ट बनाते बनाते सारे लोगों से बात की। और लिस्ट बनाते बनाते एक व्यक्ति, किसी मेरे एक लड़का था मेरे टीम में थे,
मैंने कहा मेरी लिस्टें नहीं, मेरी टीम वाले लोगों की लिस्टें बनाई। तो उन लोगों ने भी कुछ तो लिस्टें देते हैं, कुछ नहीं देते हैं कि नहीं नहीं वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। लेकिन एक लड़के ने मेरे को लिस्ट दी लखनऊ की, जेपी गिरी लखनऊ की लिस्ट दी, और हमने उस एक व्यक्ति को, कंपनी की सेकंड एनिवर्सरी का प्रोग्राम था बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में, बिरला ऑडिटोरियम के जयपुर के प्रोग्राम में हमने एक व्यक्ति को, कहते हैं श्याम दाम दंड वेद हुक एंड कुक, किसी तरीके से एक व्यक्ति को हमने जयपुर की एनिवर्सरी में हमने बिठाया। और जयपुर की एनिवर्सरी में बिठाने के बाद में वो व्यक्ति एनिवर्सरी अटेंड करके जब प्रोग्राम से बाहर निकलता, वो कहता है यस इस बिजनेस को मैं करेगा। जब उसने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि इस बिजनेस को मैं करेगा, और हमने उस व्यक्ति को लाया, ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन करवाने के बाद में उस व्यक्ति ने ही आगे जाके केलकटा में भैया बिजनेस फैलाया, केलकटा में होने लगा। यानी कि मैसेज क्या है कि कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरी लिस्टें नहीं है साहब, मेरी लिस्टें खत्म हो गई है ना, लिस्टें खत्म हो गई। तो हताश मत होना, क्योंकि आपने जिन जिन लोगों को ज्वाइन करा रखा उन लोगों की लिस्टें भी आपकी लिस्टें हैं साहब, उनकी लिस्टें भी आपकी है। दूसरा, आपको ये लगता है कि बड़े प्रोग्राम, जैसे कि एक एनिवर्सरी का एक बड़ा प्रोग्राम आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है, जिससे उसका आकार बढ़ गया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी WFDSA के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2022 के दौरान भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री $3.23 अरब से ज्यादा की हो गई है। इसके असर से ग्लोबल रैंकिंग में भारत एक पायदान चढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गया है, और एशिया प्रशांत क्षेत्र रैंकिंग में भारत का छठा स्थान बरकरार है। टॉप 5 देशों में कोरिया, चीन, जापान, मलेशिया और ताइवान है। अगर बीते 4 साल के दौरान वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो ग्लोबल रिटेल सेल 2022 के दौरान $172.8 अरब, 2021 में $175.5 अरब, 2020 में $72.14 अरब और 2019 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ग्लोबल रिटेल सेल $168.17 अरब थी। अब अगर इस प्रदर्शन की तुलना भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रदर्शन से की जाए तो बेहद हैरान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं। दरअसल वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री 2019 से 2022 के बीच 0.9% की दर से बढ़ी है, जबकि भारतीय डायरेक्ट सेलिंग बाजार ने 3 साल में 13.3% की CAGR हासिल की है। ये प्रदर्शन इस लिहाज से काबिल तारीफ है कि दुनिया के टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से केवल 3 ही भारतीय बाजार में है। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग मार्केट ने 2022 में 5.4% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ हासिल की है, जिसे परिस्थितियों के लिहाज से बेहतर बताया जा रहा है। इस दौरान अमेरिका की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ 5% घटी है, लेकिन इसके बावजूद $40.52 अरब के कुल कारोबार के साथ इस सेक्टर में ये नंबर 1 है। ये देखिए कि जहां हम डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ करें पूरे वर्ल्ड वाइड, जो कि जाना है, अब मुझे इसके लिए क्या करना है, किस तरह की किताबें पढ़नी है, किस तरह का मेरे को क्या करना है, और ये सारी चीजें करने के बाद में अगले महीने वो लीडरशिप बन जाते हैं। और जो लीडरशिप बनते हैं तो हर महीने जाके वो जो है कि अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग करने के बाद में अगले महीने वो रोयल्टी पे चले जाते हैं। ऐसे रोयल्टी, और आपने सुना होगा, लेकिन यही से कि हर महीने वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, हर महीने अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, और इस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ जाते हैं। यस या नो? अगर वास्तव में अगर आप करना, हम जो है कि हम आरसीएम से बड़ी इनकम चाहते हैं, आरसीएम में स्टार भी बनना चाहते हैं, आरसीएम से डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम जो है कि ड्रेस कोड ही हमारा नहीं, हम 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, हम रॉयल्टी अचीवर हैं। अगर हम हमारे पास ड्रेस कोड नहीं, सूट नहीं है हमारे पास, हम जूतों में नहीं आते हैं, हमारे पास 100% मोजे नहीं पहनते हैं, हम इस तरह से नहीं करते हैं। आपके पास डार्क पैंट, लाइट शर्ट, और जिस तरह के शूज है उस तरह की बेल्ट होनी चाहिए। अगर ब्राउन शूज है तो बेल्ट भी ब्राउन होनी चाहिए। अगर ब्लैक शूज है तो बेल्ट भी ब्लैक होनी चाहिए। आपका क्या है कि कहते हैं कि हम आरसीएम के भीतर आपको कोई फैक्ट्री तो नहीं लगानी ना, क्या लगानी, कोई फैक्ट्री, कोई शोरूम खोलना, क्या नहीं खोलना ना शोरूम। हम अगर जब आरसीएम में हमारे को फैक्ट्री लगानी, शोरूम नहीं खोलना, लेकिन हमारा चलता फिरता शोरूम तो यही है ना, है? और चलता फिरता रहा है कि अगर ड्रेस कोड अगर प्रॉपर नहीं है तो हमें कभी भी बड़ा नहीं करना। पहला हो गया ड्रेस कोड। दूसरा हम बात करते हैं कि देखिए कि हमारे रॉयल्टी एच्योर हो, चाहे यहाँ का अगस्त महीने में प्रोग्राम की बात हो, चाहे कहीं भी प्रोग्राम बात हो, हम बात करते हैं कि सर ये हमारी कोर टीम है,
बात करते हैं ना आप सबके लोग कोर टीम में, पता नहीं हमारी कोर टीम है, हमारे को भिलवाड़ा अकेडमी लेनी है तो सर हमारे को कोर टीम के साथ लोगों को बातचीत करनी है, हमारे को एलडीपी करानी है तो सर हमारे को कोर टीम के साथ बात करनी है, हमारे को ये करना तो हमारी कोर टीम के साथ बात करनी है। लेकिन आप बताइए कि अगर आप ये तय करिए कि अगर हम आरसीएम से स्टार रूबी बनना चाहते हैं, आरसीएम से हम डायमंड बनना चाहते हैं, तो आप बात करिए क्या आप कोर हैं? क्या आप कोर है नहीं? अब हमारे पास 8 कोर स्टेप है। पहला कोर क्या है? सेट योर गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। क्या हमने इस 8 कोर स्टेप को कर, क्या आपके पास लक्ष्य गोल तैयार है? क्या हमारे गोल हैं? यस। अगर आपके गोल देन आपके पास इस सप्ताह में कम से कम 5 प्लान दिखाएं, यानी कि कम से कम जो है कि आप अगर पार्ट टाइम कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तो सप्ताह में कम से कम 5 प्लान तो आपको दिखाना ही दिखाना, 5 लोगों को। हर माह कम से कम 5000 पीवी यूज और रिटेल शेयर करना है, लेकिन 5000 पीवी करना ही करना है ना? आपको रोज जो है कि टीसी सर भी अभी जो 21 सुनहरे नियम में बात करते हैं कि आपको रोज फॉलो के अंदर बात करते हैं कि आपको वीडियो, आपको 30 मिनट वीडियो देखना है, 30 मिनट जो है कि आपको किताब पढ़नी है ना? यानी कि हमारे पास 30 मिनट वीडियो सुने, 30 मिनट किताब पढ़े, मिनिमम ये करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके पास हर महीने वो भी 3 से 4 नहीं पढ़े, यानी कि अब देखिए कि एक नियम है